नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कर्नाटक के धर्मस्थल में जो खुदाई चल रही है अपराध के एक ऐसी कहानी का खुलासा करने के लिए जो बहुत ही सनसनीखेज है और जिससे पूरा कर्नाटक अभी हिला हुआ है। वहां कल एक साइट से एक इंसानी कंकाल के कुछ अवशेष मिले हैं और यह साइट नंबर 11 थी। और जब से ये खुदाई चल रही है, पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से चल रही इस खुदाई में ये दूसरा ऐसी जगह है जहां से कुछ इंसानी कंकाल का कुछ हिस्सा बरामद हुआ है। क्योंकि जो एक आरोप के साथ ये खुदाई शुरू हुई थी उसमें एक एक्स नाम का विसिल ब्लोअर, चूंकि उसका नाम पुलिस अभी सार्वजनिक नहीं कर रही है उसकी सुरक्षा के चलते, और उसको एक्स के नाम से ही जाना जा रहा है। उसने ये जो दावा किया था कि इस पूरे इलाके में सामूहिक तौर पर और अलग अलग बहुत सारी जगह पर सैकड़ों महिलाओं और बच्चों की लाशों को दफन किया गया है या ठिकाने लगाने के बाद उनके कंकालों को, बची हुई चीजों को जमीन में अंदर दफन कर दिया गया ताकि वो कभी सबूत ना मिल सके। इस तरह से इनमें से ज्यादातर के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। जैसे ही उस विसिल ब्लोअर की ये कहानी सामने आई तो पूरे कर्नाटक में शोर मच गया। पूरे कर्नाटक में इस बात को लेकर एडमिनिस्ट्रेशंस और जो पुलिस प्रशासन है वो तो हिल ही गया, सरकार पर दबाव पड़ा और आखिर में कोर्ट में बात चली गई और जिसके बाद इसकी जांच शुरू हुई। डीजीपी लेवल के एक अधिकारी के तौर पर एसआईटी बनाई गई जिसमें डीआईजी भी है। मैंने आपको बताया कि कई सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ इस टीम ने उस विसिल ब्लोअर की बताई हुई जगहों पर खुदाई शुरू की, क्योंकि उसने पहले उसमें 15 साइट्स चिन्हित की जहां उसके मुताबिक ये लाशें हो सकती हैं। क्योंकि ये जो जिस समय ये कार्य हुआ जब वो खुद उस समय मौजूद था, क्योंकि वो इसमें सनसनी इसलिए थी क्योंकि वो विसिल ब्लोअर खुद शामिल था जिसने लाशों को ठिकाने लगाया। तो उसी ने इन सब को पहले कुछ लाशें उसने खुदाई करके दिखाई और उसको लेके भी गया था जब वो खुद से विसिल ब्लोअर के तौर पर पुलिस के पास पहुंचा था। 1994 से 2014 के समय के कार्यकाल में जब वो यहाँ काम किया करता था एक कॉन्ट्रेक्चुअल सफाई कर्मचारी के तौर पर, उसने ये बताया कि उस दौरान यहाँ बहुत बड़ा जघन्य अपराध के चलते यहाँ गायब होने वाली लड़कियों के साथ या औरतों के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता था और उसके बाद उनकी हत्या करके उनकी लाशों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी उस पर थी। बहुत सारे लोगों के साथ वो भी उनमें शामिल था और इसीलिए वो इस सब, अब चूंकि उसकी आत्मा पर बहुत ज़्यादा है तो वो खुलासा करना चाहता है, तो अलग बात है कि इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये उसके बाद जब खुदाई शुरू हुई तो एक साइट नंबर 6, चूंकि उसने जो पहली खेप में जो बताया पहली किस्त में उसमें से 15 साइट्स पर निशान लगे थे, तो जो साइट नंबर 6 थी उस पर कुछ इंसानी कंकाल मिले थे। और अब ये दूसरा मामला है, चूंकि इसमें इसलिए भी हुआ क्योंकि जब जो पहली 10 साइट थी, 6 से पहली साइट थी, मतलब 5 साइटों पर उन पर कुछ नहीं मिला, उसके बाद 5 से अब 11 6 पे एक मिला और 6 से 11 के बीच में कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा कि इतने लंबे अरसे में, चूंकि जो नदी है वो अलग अलग जगह भी बदलती है और साथ ही ये जो जंगल है ये बहुत घना और विशाल जंगल है, तो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशंस को इतने लंबे समय की वजह से सही से याद ना कर पाया और लिहाजा उसके आसपास भी आप खुदाई करें। तो इस पूरी साइट नंबर 11 के आसपास 100 मीटर के आसपास ये खुदाई शुरू की गई थी और उसमें पुलिस को ये बरामद हुआ, एसआईटी को ये बरामद हुआ। अब इसको फॉरेंसिक्स के लिए भेज दिया है। कल जब वहाँ से फॉरेंसिक टीम निकल रही थी तो उसके पास बड़े बड़े डब्बों में और बहुत सारी, मतलब 2 बोरियों में भी वो जो कंकाल थे उसके अवशेष थे। जो भी वहाँ सबूत मिला उस सब को लेकर एसआईटी की फॉरेंसिक टीम अब इसको फॉरेंसिक्स लैब में भेजेगी। ये तो चल ही रहा था कि खुदाई चल रही है और अनन्या जिसकी मदर जो इस केस में एक और मुख्य अब जो लड़ रही हैं इस विक्टिम की मदर, उनका कहना ये था कि अगर अब सरकार को 2-3 जगह मिल चुका और ये तो तय हो चुका कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही भयानक था, अब लिहाजा सरकार को
और भी ज़्यादा इसको इंटेंसिव तरीके से, चूंकि ज़रूरी नहीं कि उस जंगल की याद उस विसिल ब्लोअर के जहन में उसी तरह हो जैसा उसने आज से 31 साल पहले 25-30 साल पहले इस अपराध के दौरान देखा था। तो लिहाजा अब इसके लिए जो पेनिट्रेटिंग रडार होते हैं और ज़मीन के अंदर देखने की क्षमता रखने वाले जो इक्विपमेंट हैं, उन सब की मदद से इस 5 से 10 किलोमीटर के एरिए में पूरी तरह से सर्चेज होनी चाहिए। इस पर बात हो ही रही है। लेकिन कल इसी कड़ी में एक और सनसनी जुड़ गई, क्योंकि इसी एक्स ने, इसके वकील ने कोर्ट में एक वो पेश किया, एक आवेदन दिया, एक चिट्ठी दी कि इस एसआईटी में शामिल एक अधिकारी ने इसी विसिल ब्लोअर को बुलाकर बहुत बुरी तरह धमकाया कि इस केस से हटिए, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है और बहुत ही कड़े या दुखद परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो उसको इस केस से हटाने की मांग के साथ ही एक लेटर दिया गया है। तो लोगों के जहन में ये सवाल आया कि पहले से ही इस तरह गायब जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं आसपास के इलाकों में, उनका कुछ पता नहीं था और प्रशासन पर ये एक आरोप लगता था कि वो या तो उन ताकतवर लोगों से मिला हुआ है जो इसको गायब करने के पीछे हैं, या वो जांच में ढिलाई बरतता है। और अब इसी चीज़ को उसके साथ जोड़ दिया गया। इसी के साथ एक और बड़ी खबर वहाँ आ गई, एक और नया जो चूँकि इसमें तो विसिल ब्लोअर के तौर पर धमकी दी गई, ये दक्षिण कन्नड़ के जिले के दर्जनों शवों की जंगलों में दफनाने को मजबूर किया था, ये था। तो इसके अलावा एक और नया दावा आ गया। एक और सामाजिक जो कार्यकर्ता है जयंत, वो सामने आया। उसने एसआईटी के समक्ष शिकायत दर्ज की। उसका दावा है कि 2002-03 में उन्होंने एक किशोरी के शव को पुलिस को दफन करते हुए देखा था और यह पूरी तरह प्रक्रिया अवैध थी और असामान्य थी। उसने कहा कि जो नेशनल 37 जो वहाँ से गुजरता है, उसके पास एक बॉडी जंगल में मिली। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने 1 हफ्ते बाद बिना कोई केस दर्ज किए हुए, कोई मुआयना या पोस्टमार्टम किए बिना उस शव को दफना दिया। उसने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ जिन्होंने इस शव को दफनाने में भाग लिया, 3-4 और हैं। मुझे उस ऑटो चालक का नाम भी है जिसने पुलिस को इस शव के बारे में सूचना दी थी। अब ये घटना एक के बाद एक लोगों को जोड़ती जा रही है और कर्नाटक में इस बात को लेकर अब बहुत ज्यादा न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और वो भी उबाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल फिर एक पत्रकार ने जो आरोप लगाया कि जो जज जो इस केस से जुड़ी हुई अदालत में है, वो इस ट्रस्ट के बनाए गए कॉलेज में रहकर पढ़ा है और बाद में इस ट्रस्ट के कुछ केस में एज ए वकील उसने पैरवी भी की है, तो वो कैसे इसकी सुनवाई कर सकता है। लिहाजा उस जज ने अपने आप को इस सुनवाई से अलग रखने की बात की है और उसने अपने आप को इससे अलग कर लिया। अब अगर हम देखते हैं तो ये जो कहानी है कि सैकड़ों लाशें वहां दफनाई गई, सामूहिक तौर पर कब्रों में डाला गया, गड्ढे खोदकर उनकी कब्र बनाई गई और उनको दफनाया गया, उसमें अब जो पिछले कुछ समय से पुलिस तमाम डाटा इकट्ठा कर रही है और अभी ये डाटा चूंकि रिफाइन किया जा रहा है, उसको अभी शेयर नहीं किया गया कि कितनी बच्चियां, खासतौर से लड़कियां और औरतें इस पूरे इलाके से आसपास से गायब हैं। समस्या ये आ रही है कि मंजुनाथेश्वर मंदिर जो नेत्रावती के किनारे है, जो धर्मस्थल जिस इस जिले की जो सबसे, वैसे तो पूरे कर्नाटक के जो सर्वाधिक आस्था वाले केंद्र है उनमें मंजुनाथेश्वर मंदिर भी शामिल है और यहाँ पूरे कर्नाटक से लोग आते हैं, बहुत युवा आते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग, तमाम लोग वहां पहुंचते हैं। लिहाजा पुलिस के इस पूरी कवायद में यह भी है कि क्या सिर्फ इस इलाके की गायब बच्चियां या महिलाओं की ही शिकायत को उसमें दर्ज किया जाना चाहिए, उनसे इसके बारे इस पूछताछ में उनको सहयोग लेना चाहिए, या फिर आसपास के इलाकों में जो भी लड़कियां 1994 से लेकर 2014 के बीच में गायब हुई हैं। हालांकि उसके बाद चूंकि ये कर्मचारी नहीं था, लेकिन अपराध का दायरा तो अगर वो था तो उसमें कोई कंटिन्यूशन था या नहीं, ये भी बात हो रही है। अगर हम देखते हैं कि इतने बड़े लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई केस आज़ादी के बाद आया हो, क्योंकि टुकड़ों में ज़रूर आए, जैसे आपने देखा कि निठारी का कांड था जहाँ सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर का नाम आया था, अब तो वो भी बरी हो गए और उसमें भी पुलिस प्रशासन की इन्वेस्टिगेशंस को जिस तरह से बिल्कुल उसको बेसलेस माना है, उसी तरह से क्या इस पूरे इलाके में, चूंकि उसमें तो 16-17 की बात आ रही थी, इसमें तो सैकड़ों की बात कर रहे हैं। और जो सीबीआई की एक मतलब जो सीबीआई में स्टेनो थी, अनन्या की मदर, वो इस केस में बहुत ताकत के साथ जुड़ी हुई है और वो लंबे समय से कोशिश कर रही थी, फिर बाद में वो थक गई क्योंकि लगातार पुलिस के साथ उनको रोज जाना और उनके साथ एक तरह से पुलिस के असहयोगी पूर्ण रवैया
माफ कीजिएगा, जैसा उन्होंने कहा कि उसकी वजह से उनकी हिम्मत भी टूटी थी और ये इस क्षेत्र में अपराध के लिए इसको बुलावा देने के लिए बहुत ताकत था। क्योंकि अब एसआईटी के पास जो मैंडेट है उसमें तो मानव तस्करी है, बलात्कार, हत्या के आरोपी से जुड़े हुए ये सारा मैंडेट उसको दिया गया है कि खोज करें। तो अब ये जो मामला बढ़ता जा रहा है, 2 दशकों को जोड़ा गया है इसमें, 2 दशकों से ज्यादा, क्योंकि ये 3 दशक की कहानी है। अब इसके आसपास जितनी भी गायब है वो सारी एफआईआर पुलिस ने अपने पास मंगा ली है। चक्कर ये जो पुलिस के लिए परेशानी का बायस ये बन रहा है कि अब उनमें से ज्यादातर लोगों का चूंकि वो ठिकाना नहीं रहा तो उनको भी खोजना है, और ऐसे में ये खुदाई है। अभी ये जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी इसके बाद इसको ज्यादा तरीके से देखा जाना है। ये चूंकि जो नया स्थल था इसको उन्होंने बेंगलीगुडे कहा गया, ये 10 फीट 100 फीट ऊंचाई पर था जहां से वो दिख रहे हैं। इस खुदाई में जो कि मैंने आपको बताया स्केलेटन फ्रेगमेंट और साइट वगैरह पर यहाँ खुदाई डाइवर्ट की गई थी। अब जो स्थिति है 31 जुलाई को जो हड्डियां मिली थी उनको एफएसएल में भेजा जा चुका और ये भी भेजी जा चुकी, यानी साइट 2 से साइट 6 से मिला और साइट नंबर 11 से उसके आसपास मिली। तो इन सब से अब तक 13 जो निशानी साइट थी 10 की खुदाई पूरी कर ली और जो कल भी पूरी खुदाई चल रही थी, आज भी खुदाई होगी, क्योंकि जब ये मिला तो पूरी टीम का जो निशाना है वो इस पर डाइवर्ट हो गया। अब इन सब की फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद जो ये एसआईटी है वो ये तय करेगी कि और जो साइट्स बताई गई थी क्या उनका जो मैपिंग करने के बाद अब उनको किस तरीके से खुदाई करनी है ताकि सच सामने आ सके। ये एक ऐसा मामला है जो पूरे कर्नाटक को मुझे लगता है कि इस वक्त उद्वेलित कर रहा है। अभी इसकी खैर राजनीतिक वो नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक दलों का इसमें घुसना भी शुरू हुआ है, आरोप लगने शुरू हुए हैं, उनके रिश्ते तक खंगाले जा रहे हैं उस इलाके के आसपास। हालांकि अभी तक कोई भी रिश्ता ना मंजुनाथेश्वर मंदिर से जुड़ता है, ना उनके किसी ट्रस्ट से इसका कोई लेना देना है, ये तो क्लियर है। अभी तक इस जांच में कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि जांच अभी सिर्फ लाशों की खुदाई तक जुड़ी हुई है। उसके बाद ये खोजा जाएगा, अगर इनमें कत्ल की बात आती है या इनका जो फोरेंसिक रिपोर्ट आती है उसके बाद पुलिस उन तम लोगों को खोजने की कोशिश करेगी जिनका अभी तक विसिल ब्लोअर ने कम से कम सार्वजनिक तौर पर कोई सामने नहीं आया कि उन कौन लोग हैं जो इतने ताकतवर लोग थे कि इतने लंबे समय तक एक इतने जघन्य अपराध के सिलसिले को अंजाम देते रहे और पुलिस प्रशासन वहां तक पहुंचा नहीं। तो ये जो धर्मस्थल की खुदाई है, मैं कहता हूं कि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और इस पर जैसे भी कोई अपडेट होगी मैं आप सबके साथ देता रहूँगा। लेकिन ये बहुत ही जघन्य अपराध है और अगर ये जितने आरोप लगाए हैं उसका कुछ हिस्सा भी सच होता है तो ये एक ऐसी कहानी सामने आएगी जो किसी की भी रूह को कांपा दे सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।